हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अगर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, पैरीमीटर एंड एरिया। उसका कौन सा टॉपिक? एरिया टॉपिक। एरिया टॉपिक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 भी हमने देखा था, रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उनके फॉर्मूलेस क्या रहते हैं, उनके फॉर्मूलेस को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसे पुट कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया है। साथ ही में प्रीवियस वीडियो में हमने फिगर इट आउट सॉल्व किया था, जिसमें एक एक्टिविटी शेप्स दे के रखे हुए थे एंड उनमें भी एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले जाके आपको उन्हीं वीडियोस को देखना है। समझ में आए तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एरिया पार्ट 2 पर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर क्या देके रखा है, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड गेस विच वन ऑफ देम हैज अ लार्जर एरिया। मतलब यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमें इन फिगर्स को देखना है एंड गेस करना है कि किसका एरिया लार्जर होगा। ठीक है, तो अगर गेस करूँ मैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका एरिया शायद लार्जर होगा। ठीक है, आपका आंसर शायद कुछ और आए, आपको ये लार्जर लग रहा हो, है ना। तो क्या देके रखा है, वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर्ड पेपर और अ ग्राफ पेपर वेयर एवरी स्क्वायर मेजर्स 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट। क्या बोला जा रहा है, हम किसी भी क्लोज्ड फिगर का, सिंपल क्लोज्ड शेप का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एस्टिमेट करके। मतलब एरिया अगर हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं तो हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? शीट ऑफ स्क्वायर्ड पेपर का यूज करके या फिर ग्राफ पेपर का यूज करके। डाटा हैंडलिंग चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ग्राफ पेपर क्या होता है। एंड रही बात स्क्वायर्ड शीट की, तो स्क्वायर्ड शीट कुछ ऐसी होती है। ठीक है, आपने देखी भी होगी। आया समझ में? तो हमसे बोला जा रहा है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ग्राफ पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं एंड स्क्वायर्ड पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं। वेयर एवरी स्क्वायर मेजर्स 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट, जहां पर हर एक, जैसे कि ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा? 1 स्क्वायर यूनिट होगा। मतलब इसका एरिया क्या होगा? अगर पूरे एरिया की बात करें तो हम पूरा एरिया क्या लेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और मेजरमेंट्स क्या होंगे? साइड हम 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो अल्टीमेटली एरिया क्या आएगा? 1 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, तो हमसे क्या बोला जा रहा है, ये हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्क्वायर यूनिट या फिर ग्राफ पेपर का यूज करके। स्क्वायर पेपर या ग्राफ पेपर का यूज करके हम इन फिगर्स का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप जल्दी से सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, टू एस्टिमेट द एरिया वी कैन ट्रेस द शेप ऑन टू अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर एंड प्लेस द शेप सेम ऑन अ पीस ऑफ स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर एंड देन फॉलो द बिलो कन्वेंशंस। बोला जा रहा है कि अगर हमें एस्टिमेट करना है एरिया को, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो भी शेप हमें लेनी है उस शेप को हम पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर में ट्रेस करेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर में ड्रॉ करेंगे एंड फिर क्या करेंगे? उस शेप को प्लेस कर देंगे कहाँ पर? पीस ऑफ स्क्वायर्ड या फिर ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ग्राफ पेपर पर हम उस शेप को रख देंगे एंड देन फॉलो द बिलो कन्वेंशंस। एंड उसके बाद ये जो स्टेप्स दे के रखे ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? पहला स्टेप क्या है? द एरिया ऑफ 1 फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। क्या बोला जा रहा है?
बोला जा रहा है जैसे कि एक बॉक्स पूरा कवर हो गया, एक बॉक्स पूरा कवर हो जाता है तो हम उसे क्या ले लेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट ले लेंगे। एक पूरे फुल स्मॉल स्क्वायर की बात हो रही है, स्मॉल स्क्वायर की, उसको हम कैसे लेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, समझ में आया। सेकंड स्टेप में देके रखा है इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर। हमें क्या करना है, अगर कोई फिगर सिर्फ यहां से क्रॉस आउट होके आ रहा है, अगर हम इस स्क्वायर की बात करें, इस स्क्वायर से इतना ही क्रॉस आउट हो रहा है, सिर्फ इतना, कितना, सिर्फ इतना क्रॉस आउट हो रहा है, तो आप देख पाओगे इस बॉक्स का स्क्वायर, मतलब इस बॉक्स का जो हाफ है वो इतना है, और हाफ से भी कम हमें दिख रहा है ये पोर्शन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इग्नोर पोर्शंस, हमें कर देना है इग्नोर। अगर इतनी छोटी सी जगह ले रहा है वो शेप, तो हमें उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर, जो लेस देन हाफ अ स्क्वायर है उन पोर्शंस को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। फिर क्या देके रखा है, इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन जस्ट काउंट इज एज 1 स्क्वायर यूनिट। क्या बोला जा रहा है, सपोज जो भी शेप हमें देके रखा है वो यहां से क्रॉस आउट हो रहा है, मतलब इतना पूरा एरिया कवर कर रहा है एक बॉक्स का, इतना पूरा एरिया जो है वो एक बॉक्स का कवर कर रहा है। ठीक है, इतना पूरा एरिया एक बॉक्स का कवर कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे, हमें दिख रहा है ये जो स्क्वायर देके रखा है, ये जो बॉक्स देके रखा है उसके आधे से भी ज्यादा ये एरिया कवर कर रहा है, तो हम उसे क्या मानेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट ही मान लेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिर्फ इतनी सी जगह ले रहा है, इतना से एरिया कवर कर रहा है पूरे बॉक्स का, जो कि आधे से भी कम है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन आधे से भी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एक बॉक्स का, तो हम उसे 1 स्क्वायर यूनिट ही मान लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो क्या देके रखा है, इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इन अ रीजन जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वायर यूनिट। हम उसे कैसे काउंट करेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड टेक इट एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट। बोला जा रहा है अगर एग्जैक्टली किसी बॉक्स का हाफ आ रहा है, मतलब कोई भी शेप जो देके रखा है वो बॉक्स का इतना पोर्शन, हाफ पोर्शन, एग्जैक्टली हाफ पोर्शन कवर कर रहा है, तो हम उसे हाफ ही लेंगे, हाफ स्क्वायर यूनिट लेंगे। ठीक है, पूरा कवर कर रहा है तो 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और अगर आधा कवर कर रहा है तो यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर फुल कवर कर रहा है तो 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एंड इफ हाफ ऑफ बॉक्स कवर कर रहा है तो हाफ स्क्वायर यूनिट। इफ लेस देन हाफ है तो क्या करना है, इग्नोर करना है, और अगर मोर देन हाफ है, इफ मोर देन हाफ है तो हम क्या बोलेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट। उसे क्या मानेंगे हम, 1 स्क्वायर यूनिट मान लेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस ये बात बोली जा रही है, 4 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है फॉलोइंग फिगर्स का। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर को लेते हैं तो आप देख पाओगे ये जो फिगर है ये पूरा बॉक्स कवर कर रहा है, ये पूरा स्क्वायर बॉक्स कवर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस कर देंगे, ये आपको दिख रहा होगा ये दूसरा स्क्वायर भी कवर कर रहा है, ये जो फिगर है, तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें
ये इस पूरा ये यहाँ तक कवर होता तो पूरा स्क्वायर मानते, लेकिन यहाँ पर ये आधे स्क्वायर को कवर कर रहा है, एग्जैक्टली हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, सिर्फ हाफ कवर कर रहा है, इस स्क्वायर का हाफ कवर कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी पूरा स्क्वायर बन रहा है, तो अगेन +1 कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इसे भी देखो तो ये भी पूरे स्क्वायर का हाफ है, पूरा स्क्वायर क्या होता, ये पूरा स्क्वायर बनता, लेकिन पूरे में नहीं दे के रखा फिगर, हाफ दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाफ, ठीक है। आ गया समझ में। 1 + 1 + 1 कितना होगा, सबसे पहले तो 3, हाफ और हाफ भी क्या होता है, 1 होता है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस फिगर का एरिया क्या हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर की बात करें तो ये पूरा स्क्वायर बनता है ना, एंड ये भी पूरा स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पर अगर आप देखो ये भी ये हाफ कवर कर रहा है एंड ये भी हाफ कवर कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, इस पूरे बॉक्स का ये हाफ है, ठीक है। ये जो फिगर हमें दे के रखा है ये सिर्फ हाफ में है, पूरे बॉक्स में नहीं है, तो हम उसे क्या ले लेंगे, हम उसे हाफ ले लेंगे, ठीक है। प्लस देन अगर आप नेक्स्ट वाले को देखते हो यहाँ पर, तो ये भी हाफ ही दे के रखा है, पूरा स्क्वायर कवर नहीं हो रहा है, तो इसे भी हम किस में लेंगे, इसे भी हम हाफ में ही लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेम ऐसे ही अगर हम इस स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका भी हाफ दे के रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगेन हाफ लिख देंगे। प्लस अगर हम इसकी बात करते हैं इस स्क्वायर की, तो इसका भी हाफ दे के रखा है ना, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी हम हाफ लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, तो इतनी तो बात हो गई है, मतलब इस शेप की और इस शेप की बात हो गई है, इतनी बात हमने कर ली है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पूरा बॉक्स बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी पूरा बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे भी पूरा बॉक्स बन रहा है, और यहाँ पे भी पूरा बॉक्स बन जा रहा है, मतलब 4 बॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। सारे ही 1 स्क्वायर यूनिट के होंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे बॉक्स का हमें क्या दे के रखा है, हाफ दे के रखा है, तो अगेन क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा यहाँ पर हाफ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस पूरे बॉक्स का भी हमें हाफ देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगेन हाफ आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक पूरा बॉक्स बन रहा है एंड यहाँ पर भी पूरा बॉक्स बन रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर पूरा बॉक्स बन रहा है, तो 1 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +1 + 1, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, और 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3, देन 4, देन 5, देन 6, ठीक है। 6 तक आ गया, देन हाफ क्या हो जाएगा, फिर से 1, तो 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो मतलब इस फिगर का एरिया कितना आएगा, इस फिगर का एरिया आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्या एरिया आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर की हम बात करें तो यहाँ पर एक पूरा बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देन उसके बाद एक पूरा बॉक्स यहाँ पे बन रहा है। अगर हम फुल बॉक्स की बात करें, देन यहाँ पे एक पूरा बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर भी एक पूरा बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर भी एक पूरा बॉक्स बन रहा है, एंड यहाँ पर भी एक पूरा बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर भी एक पूरा बॉक्स बन जा रहा है। टोटल कितने पूरे बॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फुल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 प्लस, फिर अगर हम बात करें इसकी, तो ये कितना है, ये हाफ है, ठीक है।
ये कितना है, ये हाफ है। अगर इस पूरे बॉक्स को लेते हैं तो इतना हाफ में ही दे के रखा है ये फिगर, तो हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे। इसकी बात करें तो ये भी हाफ में ही दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 + 1 प्लस उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये शेप और ये शेप दोनों ही सेम है, तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ अगेन क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी पूरे बॉक्स का हाफ दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये भी हाफ दे के रखा है, सेम ये भी हाफ दे के रखा है, तो हाफ प्लस हाफ अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 लिख देंगे, ठीक है। तो 7 + 1 कितना होगा, 8, 8 + 1 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे n फिगर दे के रखा है, तो पहले अगर हम फुल बॉक्सेस की बात करें, ये हो जाएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, ठीक है। एंड देन उसके बाद 5, 6, 7 एंड 8 बन रहे हैं फुल बॉक्सेस। कितने फुल बॉक्सेस बन रहे हैं इस फिगर में, 8 फुल बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। और अगर हम हाफ की बात करें तो ये हाफ है, ये इतना हाफ बनेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये भी हाफ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये भी हाफ है, एंड देन उसके बाद ये भी हाफ है, एंड देन उसके बाद ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, ठीक है। तो हाफ ऑफ फिगर्स की बात करें, हाफ प्लस हाफ 1, देन हाफ प्लस हाफ 1, देन हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम कर देंगे 8 + 3, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 11 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो इन दोनों फिगर्स का भी हमने क्या निकाल लिया है, एरिया निकाल लिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, लेट्स एक्सप्लोर। क्या दे के रखा है, व्हाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर्स। बोला जा रहा है कि एरिया को हम स्क्वायर्स का यूज़ करके ही क्यों मेजर करते हैं, हम कोई और शेप्स क्यों नहीं लेते, सिर्फ स्क्वायर को ही यूज़ करके हम किसी भी फिगर का एरिया क्यों फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन करा जा रहा है। ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विथ अ डायमीटर ब्रेथ ऑफ लेंथ 3। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, ग्राफ शीट पर सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब बोला जा रहा है हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं, स्क्वायर काउंट करने हैं, मतलब हमें पता है ग्राफ पेपर जो रहता है वो स्क्वायर मतलब उनके बॉक्सेस में ही डिवाइड रहता है, इस शेप में रहता है, ऐसे ही रहता है, ग्राफ पेपर भी स्क्वायर्स बने रहते हैं, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स को काउंट करना चालू करेंगे एंड यूज करेंगे एस्टिमेट करना उस सर्कुलर रीजन का, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या बना हुआ है, ये सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। और अगर आप ग्राफ पेपर की बात करें तो ऐसी लाइंस होती है, मतलब स्क्वायर्स बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे स्क्वायर्स बने रहते हैं। आया समझ में। तो ऐसे स्क्वायर्स बने रहते हैं। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें काउंट करना है स्क्वायर को एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। और जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेट करना होगा, स्क्वायर्स को काउंट करके हमें यूज करना है उसे सर्कुलर रीजन को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या देके रखा है आगे यहाँ पे, As you can see, circles can't be packed tightly without gaps in between। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये पूरे तरीके से पैक्ड नहीं है। आपको इनमें गैप्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। पूरे बॉक्स को ये पैक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी गैप है, 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 यहाँ पर भी देखिए आप,
सारे ही बॉक्सेस को अब अगर आप देखो आपको गैप दिख जाएगा, मतलब सर्कल्स जो है वो पूरे स्क्वायर को कवर नहीं कर पा रहे हैं, पूरे एरिया को कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग सर्कल्स एज यूनिट्स। इसलिए हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट निकालें एरिया का, वो भी सर्कल्स का यूज करके। इसलिए हमें सिर्फ स्क्वायर्स ही यूज करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि क्यों स्क्वायर्स ही यूज करते हैं, तो रीजन दे के रखा है, क्योंकि अगर हम कोई और शेप ले लें जैसे कि सर्कल ले लिया, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गैप बच रहा है, पूरे स्क्वायर को कवर नहीं कर पा रहे हैं ये सर्कल, जिस वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं निकलता है किसी भी शेप का। इसलिए हमें स्क्वायर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आ गया समझ में? Here the same rectangle is packed in two different ways with circles. The first one has 42 circles and the second one has 44 circles. बोला जा रहा है इसी सेम रेक्टेंगल को क्या किया गया है, इसी सेम रेक्टेंगल को मतलब यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल दोनों ही क्या है, सेम है, बस फर्क कितना है, यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 42 बॉक्सेस। मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में 42 बॉक्सेस हैं एंड सेकंड वाले रेक्टेंगल में 44 बॉक्सेस हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको गैप दिख जाएगा, देखिए दिख रहा है गैप, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, गैप दिख ही रहा है। भले हम सर्कल्स की क्वांटिटीज को बढ़ा दें या कम कर दें, गैप तो हमें फिर भी दिख ही रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑन अ स्क्वायर्ड ग्रिड पेपर, वन स्क्वायर एंड वन स्क्वायर यूनिट मेक एज मैनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन, whose length and width are a whole number of units such that the area of the rectangle is 24 square units। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या यूज करना है, स्क्वायर ग्रिड पेपर। ठीक है, जिसमें एक स्क्वायर जो होता है वो एक स्क्वायर यूनिट के बराबर होता है। मेक एज मैनी रेक्टेंगल एज यू कैन, मतलब कि जितने रेक्टेंगल्स हमसे बन रहे हैं हमें उतने बनाने हैं। हुज लेंथ एंड विड्थ आर अ होल नंबर ऑफ यूनिट, जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी, विड्थ मतलब ब्रेथ, वो क्या हो, वो होल नंबर हो। ठीक है, सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना होना चाहिए, 24 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो अगर हम 24 की बात करें, किसकी बात करें, 24 की बात करें, तो ये क्या देके रखा है, 24 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या देके रखा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे आता है, जब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं, हमें ये अच्छे से पता है। तो अगर हम लेंथ को मान लें, क्या, अगर हम लेंथ को 1 मान लें और ब्रेथ को 24 मान लें, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लेंथ को 2 मान लें, ब्रेथ को 12 मान लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 भी कितना आएगा, 24 आएगा। और अगर हम लेंथ को 3 मान लें, ठीक है, एंड ब्रेथ को क्या मान लें, 8 मान लें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 भी कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लेंथ को 4 मान लें एंड ब्रेथ को क्या मान लें, 6 मान लें, तब भी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद 5 की टेबल में तो 24 आता नहीं है। ठीक है, 6 की टेबल में आता है 6 4 जा, तो अगर हम लेंथ को 6 मान लें, ब्रेथ को 4 मान लें, तब भी आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। बेसिकली ये हमने निकाले क्या है, ये हमने 24 के फैक्टर्स निकाले हैं। क्या निकाले हैं, फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेक्टेंगल होगा जिसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा। लेकिन रेक्टेंगल, किस रेक्टेंगल की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे पहले हमें यही बोला गया था कि हमें जितने जितने हो सके उतने रेक्टेंगल्स बनाने हैं, वो भी स्क्वायर ग्रिड पेपर पे, जिसका एरिया कितना होना चाहिए, 24 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो ये हम इसका यूज करेंगे। ये क्या देके रखा है, हमें स्क्वायर ग्रिड पेपर देके रखा है। ठीक है, तो अगर हम लेंथ लेते हैं 1
और ब्रेथ क्या लेते हैं 24। एरिया तो सभी का क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके एरिया हमारा 24 ही आ रहा है, क्योंकि हमने 24 के ही फैक्टर्स लिए। तो अगर हम लेंथ 1 एंड ब्रेथ 24 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेंथ सिर्फ 1 लेंगे। लेंथ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने 1 ही यूनिट का यूज किया है। फिर ब्रेथ हमें 24 लेनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ 15 ही आ पा रहा है, ठीक है। चाहिए हमें 24 तक, लेकिन जब आप अपना ग्राफ पेपर यूज करोगे या फिर स्क्वायर ग्रिड पेपर यूज करोगे, हो सकता है उसमें ज़्यादा बॉक्सेस हो, तो आपको पूरी 24 यूनिट्स का यूज़ करना है, ठीक है। मेरे पास कम बॉक्सेस है तो मैं कम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद या फिर हम एक काम कर सकते हैं, या फिर हम इस शेप को अलग कर सकते हैं, जैसे कि हम लेंथ की जगह क्या करेंगे, ब्रेथ को क्या मान लेंगे, ब्रेथ को 1 मान लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ब्रेथ को 1 मान लिया। एंड लेंथ के लिए हमें कितने बॉक्सेस चाहिए, 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सॉरी 24 तक चाहिए तो यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद यहाँ पर भी सेम लेंथ वही होगी। भले आप लेंथ को 1 लो, ब्रेथ को 24 लो, मल्टीप्लाई करोगे तब भी एरिया 24 आएगा। भले आप लेंथ को 24 ले लो, ब्रेथ को 1 ले लो, तब भी सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे बन गया है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा 2 एंड 12 देके रखा है। क्या देके रखा है, 2 एंड 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेथ को 2 मान लेते हैं एंड लेंथ को 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गए, ये 4 बॉक्सेस, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ तक 12 आ रहा है। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये बन गया हमारा दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 3 एंड 8 की, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर्स चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, फिगर्स चेंज कर रहे हैं। 24 को हम लेंथ मान लेते हैं, हम लेंथ मान लेते हैं इनको, एंड ब्रेथ मान लेते हैं इनको, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, ब्रेथ हम 3 ले लेंगे एंड लेंथ हम क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए फिर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ब्रेथ हम क्या ले रहे हैं, ब्रेथ हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ब्रेथ ले ली हमने एंड लेंथ हम 8 ले रहे हैं, तो ये 4 हो गया, 5 6 7 8, यहाँ तक हम जाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। ये हमने तीसरा रेक्टेंगल बना लिया। देन उसके बाद हम क्या ले लेंगे, 4 ब्रेथ एंड 6 लेंथ ले लेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम 4 ब्रेथ ले रहे हैं एंड उसके बाद 6 हमने क्या ले ली, यहाँ पे लेंथ ले ली, ठीक है। तो ये बन गया चौथा रेक्टेंगल, ठीक है। आ गया समझ में। तो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने को बोला गया था, तो हमने यहाँ पे जितने पॉसिबल रेक्टेंगल्स थे वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि फैक्टर्स ही 24 के ये रहते हैं, इसलिए 4 ही रेक्टेंगल्स यहाँ पर पॉसिबल थे। अब पूछा जा रहा है विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटर पेरीमीटर, कौन से रेक्टेंगल का पेरीमीटर ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो फॉर्मूला क्या रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ
एंड यहाँ पर हमने सारे पॉसिबल लेंथ ब्रेथ यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिख लिए हैं, तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले की बात करते हैं, तो लेंथ कितनी है 24 और ब्रेथ कितनी है 1। तो जब हम सॉल्व करेंगे 24 + 1 हो जाएगा 25, 25 + 2 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 50 यूनिट, क्योंकि पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम सेकंड वाला लें, ये तो बात हो गई किसकी, फर्स्ट की, और अगर हम ले रहे हैं सेकंड वाला तो सेम फॉर्मूले का यूज होगा, 2 × लेंथ कितनी लेंगे हम 12 एंड ब्रेथ कितनी ले लेंगे हम 2। तो 12 + 2 कितना हो रहा है 14 एंड 14 + 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 14 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 यूनिट्स, ठीक है। देन अगर हम थर्ड वाला लेते हैं तो फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 × लेंथ कितना ले लेंगे हम 8 एंड ब्रेथ कितना ले रहे हैं हम 3, ठीक है। तो 8 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 एंड 11 × 2 कितना हो जाएगा 22 यूनिट्स। फिर अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो अगेन 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 6 एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 4 कितना होता है 10, 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 यूनिट्स, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हमने चारों ही जो फैक्टर्स निकाले थे एंड यहाँ पर इन फैक्टर्स के थ्रू जो भी हमने रेक्टेंगल्स बनाए थे, जितने भी रेक्टेंगल्स पॉसिबल थे, उन रेक्टेंगल्स का हमने यहाँ पे पेरीमीटर भी निकाल लिया है, ठीक है। आया समझ में। तो पूछा जा रहा है विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। तो यहाँ पर जिसकी ब्रेथ 1 है एंड लेंथ 24 है, वो वाला रेक्टेंगल क्या होगा, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सबसे पहला रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था उसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा आया है, वो भी क्या 50 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 यूनिट्स। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। तो हम देख सकते हैं जिसमें ब्रेथ 4 है एंड लेंथ 6 है, ठीक है। मतलब फोर्थ वाला रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये फोर्थ वाला रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर सबसे कम है जो कि कितना है 20 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 यूनिट्स, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, सी इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हो वो भी 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का, व्हाट विल बी योर आंसर। मतलब ये जो क्वेश्चंस दे के रखे हैं उनका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो 32 जो है उसके यहाँ पे फैक्टर्स लिख देने होंगे, ठीक है। 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरिया हमें 32 दे के रखा है, और एरिया कैसे आता है, जब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं तभी हमारा क्या आता है, एरिया आता है, ठीक है। तो अगर हम लेंथ 1 ले लें एंड ब्रेथ 32 ले लें तो 1 × 32 कितना आएगा 32 ही आएगा, और यूनिट हमें सेंटीमीटर दे के रखी है, ठीक है। ऐसे अगर हम लेंथ 2 सेंटीमीटर ले लें एंड ब्रेथ हम 16 सेंटीमीटर ले लें तब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर हम लेंथ ले लें 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ हम ले लें 8 सेंटीमीटर, तब भी क्या होगा, तब भी हमारा एरिया क्या आएगा 32 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद 6 की टेबल में तो 32 नहीं आता, बेसिकली हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। 6 की टेबल में 32 नहीं आता, 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 8 4 जा 32, तो 8 और 4 हम ले ही चुके हैं, ठीक है। मतलब ऑल पॉसिबल्स जो आउटकम्स है, मतलब जो भी पॉसिबल्स आ सकते थे, पॉसिबल डायमेंशंस लेंथ और ब्रेथ आ सकते थे, हमने लिख दिए हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर
किस क्वेश्चन का? इन दो क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहे हैं। विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना होगा। फॉर्मूला क्या रहता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो अगर हम सबसे फर्स्ट को लेकर चले, लेंथ कितनी है 1, ब्रेथ कितनी है 32, तो 1 प्लस 32 कितना होता है 33, 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दे के रखी हुई है 2, और ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है हमें 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18, एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ अगर हम 4 ले लें, ब्रेथ हम 8 ले लें, तो 4 प्लस 8 कितना होगा 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था कि हमें क्या बताना है कि विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। इस केस में बात हो रही है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पेरीमीटर किसका आएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लगा दिए, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता है, सिर्फ सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में? देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रेटेस्ट पेरीमीटर सबसे पहले रेक्टेंगल, मतलब जो पहला हमने लिया था लेंथ एंड ब्रेथ, उससे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 66 सेंटीमीटर। और लीस्ट की बात करें तो ये थर्ड रेक्टेंगल में आ रहा है 24 सेंटीमीटर, जो कि सबसे कम है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में? फिर क्या बोला जा रहा है, give any area, is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest perimeter as well as the least perimeter, give examples and reason for your answer, ठीक है। क्या बोला जा रहा है हमसे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 24 स्क्वायर यूनिट एंड 32 स्क्वायर सेंटीमीटर तो ले लिया है, ठीक है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि क्या हम शेप को देखकर बता सकते हैं कि किसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा और किसका कम होगा, और एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं। तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने शेप्स यहाँ पर बनाए थे तो शेप को देख के ही पता चल रहा था ये सबसे लंबा शेप है, तो सबसे ग्रेटेस्ट पेरीमीटर इसी का आया। ये सबसे स्मॉलेस्ट शेप है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पेरीमीटर है इसी का आया है, ठीक है। और साथ ही में पेरीमीटर का अगर हम देखें, जहाँ पर नंबर्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, जहाँ पर हमने लेंथ ब्रेथ जो भी डायमेंशंस लिए हैं उनके नंबर्स वैल्यूज़ ज़्यादा है, तो उसी का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा आया है, एंड जिनकी वैल्यूज़ कम है उनका पेरीमीटर सबसे कम आया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।